अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये रात विक्टर और चंगेज़ के लिए गैर मामूली मसरूफियत की रात थी। चूँकि मेहमानों में बादशाह भी थे, इसलिए उन्हें शराब वगैरह पेश करने में ज़्यादा मुस्तैद रहना था। उन्हें मालूम था कि मुस्तैदी की ज़रूरत उस वक्त होती है जब मेहमान होश में रहते हैं। शराब में बदमस्त होकर जब वो बद इखलाकी के मुजाहरे करने लगते हैं तो मुलाजमों का काम आसान हो जाता है। इस ज़ियाफ़त में जितने मर्द थे उतनी ही औरतें थीं। विक्टर और चंगेज़ खाना और शराब वगैरह लाने वाले मुलाजमों की निगरानी करते और भागते दौड़ते रहे। एक जवान यूरोपी औरत ने चंगेज़ से 2-3 बार शराब मांगी। चंगेज़ ने हर बार किसी मुलाजिम या मुलाजमा को बुलाकर कहा कि उसे शराब दे। उस वक्त मेहमान रिमांड के महल में इधर उधर बिखरे हुए थे। औरत ने देखा कि चंगेज़ हर मुलाजिम से कहकर शराब मंगवाता तो उसने मुस्करा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी पीना चाहती हूँ। तुम नौकरों को हुक्म देकर इधर उधर हो जाते हो, मैं ला देता हूँ। चंगेज़ ने नौकरों के से लहजे में कहा, यहाँ नहीं। औरत ने कहा, मैं बहर बाग में जा रही हूँ, वहाँ लाना। चंगेज़ शराब की एक खुशनुमा सुराही लेके उस जगह चला गया जहाँ वो औरत जा बैठी थी। यह महल का बाग था, वहाँ भी मेहमान बिखरे हुए थे। चंगेज़ उसके प्याले में शराब डालने लगा तो औरत ने पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है। उसने यूरोप के किसी गांव का नाम लिया और बताया कि वो लड़कपन से शाह रिमांड के शाही सटाव में है। थोड़ी सी देर मेरे पास रुक सकोगे? औरत ने पूछा और प्याला उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, लो मेरे प्याले में तुम पियो फिर मैं पीऊँगी। उसकी आवाज़ में इल्तजा थी, किसी ने देख लिया तो मुझे सूली पर खड़ा कर दिया जाएगा। चंगेज़ ने कहा, मैं शराब नहीं पीऊँगा। ना पियो। औरत ने कहा, मगर मैं जब भी और जहाँ भी तुम्हें बुलाऊँ तुम्हें आना पड़ेगा। राशिद चंगेज़ फ़हम व फरासत का मालिक और तजर्बाकार इंसान था। वो इस पर ज़रा भर हैरान ना हुआ कि एक ऊंचे तबके की हसीन और जमील औरत उसकी दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार कर रही है। हुक्मरानों और आला अफसरों को दावतों में शराब पेश करने वाली लड़कियों में से दो चंगेज़ के साथ ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश कर चुकी थीं, लेकिन चंगेज़ ने अपने किरदार को उनसे बचाए रखा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे जो फ़र्ज़ देकर भेजा था उसका तकाजा था कि वो अपने किरदार के कले को मसमार न होने दे। अली बिन सुफियान ने उसे ट्रेनिंग के दौरान जहन नशीन कराया था कि जहन अयाशी की तरफ माइल हो जाए तो फ़राइज़ जहन से निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके जहन में औरत को एक ऐसे जहर की मनज बिठाया गया था जो ईमान खा जाता है। वो चूँकि खसूसी काबिलियत का जासूस था, इसलिए उसने फ़ौरन सोच लिया कि वो इस औरत को ये बताए बगैर कि वो जासूस है उसे जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस औरत ने उसे ये जो कहा था कि जहाँ भी तुम्हें बुलाऊँ तुम्हें आना पड़ेगा, इसी में हुक्म या धमकी नहीं थी बल्कि दोस्ताना बेतकल्फ़ी थी। अब मुझे जाने की इजाज़त है? उसने पूछा। मेरी ड्यूटी अभी ख़त्म नहीं हुई, आप मेहमानों में चली जाएं। राशिद चंगेज़ भी मेहमानों में चला गया और रेनाल्ड के इर्द गिर्द घूमने लगा। रेनाल्ड अपने साथियों से अपना वही अज़म दोहरा रहा था जिसका उसने कॉन्फ्रेंस में इजहार किया था। उसके पास इतनी ज़्यादा जंगी ताकत थी जिसके ज़ोर पर वो बड़े ऊंचे दावे कर रहा था। रात गुजर गई। अगले दिन चंगेज़ के पास एक आदमी आया जो उसके गिरोह का जासूस था। उसने उसे पैगाम दिया कि आधी रात के लगभग इमाम के पास जाए, कोई ज़रूरी बात करनी थी। चंगेज़ ने कपड़े बदले और मसनूई दाढ़ी चेहरे पर बांधकर चेहरा अमामे में छुपा लिया। वो कमरे से निकलकर अंधेरे में चला गया। उस मरद से कुछ दूर सरसब्ज मैदान था जिसमें दरख्तों की बहुतायत थी, फूलदार पौधे भी थे और उसके इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। उसे इस कुदरती बाग में से गुजर कर जाना था। इसमें दाखिल हुआ ही था कि किसी दरख्त के पीछे से एक साया नमूदार हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा। चंगेज़ ने पहला काम यह किया कि मसनूई दाढ़ी उतार कर चुगे की जेब में डाल ली। उसे खतरा था कि इस जगह वही आदमी आ सकता है जो इस जगह का मुलाजिम होगा और वह उसे पहचानता होगा। उसने रफ्तार सुस्त कर ली और आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगा। साया दाएं तरफ आ रहा था और जब करीब आया तो बोला, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। और इसके साथ ने सुहानी हंसी सुनाई दी। ये वही औरत थी। महल की घुट्टा ने दिमाग खराब कर दिया है, चंगेज़ ने कहा। हवाखोरी के लिए इधर निकल आया हूँ। राशिद चंगेज़ ने उससे यह नहीं पूछा कि वो कहाँ रहती है और इतनी रात गए कहाँ से आ टपकी है।
وہ इसी कदर समझ सका कि ये औरत जज्बात से मगलूब है और ख़तरा मोल ले रही है। चंगेज़ ने उससे राज लेने के इरादे से कहा, तुम अपने कमांडर आका से निजात चाहती हो। ये तब ही मुमकिन हो सकता है कि वो लड़ाई पर चला जाए, मगर ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आता। वो कौन सी फ़ौज में है? वो बाल्डून की फ़ौज की हाई कमान का जर्नल है। औरत ने जवाब दिया, शायद लड़ाई पर चला जाए, मगर वो मुझे और दूसरी लड़की को भी साथ ले जाएगा। लड़ाई के कोई इम्कान है? चंगेज़ ने पूछा। वो यहाँ क्यों आया है? यहाँ उसे बाल्डून ने इसी मकसद के लिए भेजा है कि लड़ाई का इम्कान पैदा किया जाए। औरत ने जवाब दिया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज कहाँ है? चंगेज़ ने पूछा। मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। उसने जवाब दिया, तुम चाहो तो पूछ कर बता दूंगी। राशिद चंगेज़ ने उससे कुछ और बातें पूछीं। इस औरत को जो कुछ मालूम था उसने बताया, और जो मालूम नहीं था उसके मुताल्लिक़ कहा कि पूछ कर बता देगी। उसने चंगेज़ को बिठा लिया। दोनों प्याले ज़मीन पर रख कर उनमें शराब उंडेली और एक प्याला चंगेज़ की तरफ बढ़ाकर बोली, ऐसी तन्हाई और ऐसी तारीक रात के रुमान को लड़ाई की बातों से तबाह ना करो और पियो। चंगेज़ के लिए मुश्किल पैदा हो गई। वो 1.5 साल से इन शराबियों में ज़िंदगी बसर कर रहा था। अपने हाथों उन्हें शराब पिलाता था, लेकिन उसने खुद कभी नहीं पी थी। उसने अपने ईमान को दागदार नहीं होने दिया था। अब उसे एक ऐसी औरत मिल गई जिसकी वसासत से वो अपना फ़र्ज़ बेहतर तरीके से अदा कर सकता था, लेकिन ये औरत उसे शराब पेश कर रही थी। खतरा था कि उसने इस जज्बाती औरत की पेशकश ठुकराई तो वो उसके हाथ से निकल जाएगी। उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि फ़र्ज़ की अदायगी की खातिर वो शराब के 2 घूंट पिए या इतनी कीमती औरत को ज़ाय कर दे। कुछ देर इनकार और इसरार का तसादुम जारी रहा। चंगेज़ ने इस औरत को अपने जाल में फंसने के लिए उसके हाथ से प्याला ले लिया, फिर प्याला मुंह से लगा लिया। औरत ने उसके प्याले में और शराब डाल दी। चंगेज़ ने कांपते हुए हाथों से प्याला होंठों से लगा लिया और आहिस्ता आहिस्ता प्याला खाली कर दिया। थोड़ी देर बाद वह महसूस करने लगा जैसे उसके ख्यालात और नज़रियात की दुनिया में भौचाल आ गया हो। वो जब जुदा होने के लिए उठे तो औरत ने उससे पूछा, तुमने मुझसे लड़ाई के मुतालिक कुछ बातें पूछी थीं। मुझे सब कुछ मालूम नहीं। अगर तुम अपने सवालों का जवाब चाहते हो तो मैं कल रात जवाब फराहम कर दूंगी। अचानक चंगेज़ के अंदर वो चंगेज़ बेदार हो गया जो सुल्तान अयूबी का जासूस था। उसे अपना फ़र्ज़ याद आ गया और उसे यह भी याद आ गया कि उस पर शराब और एक हसीन औरत का नशा तारी है और उसे बहुत मोहतात होना चाहिए। वापस आकर उसने उसी वक्त विक्टर को जगाना मुनासिब ना समझा। उसे रंज इस बात का हो रहा था कि वो इमाम से मिलने जा रहा था, मगर रास्ते में उस औरत ने रोक लिया। वो लेट गया और उसकी आंख लग गई। उसे विक्टर ने जगाया। सूरज ऊपर उठाया था। विक्टर ने पहली बात ये पूछी, इमाम से मिल आए थे, क्या बात थी? नहीं। चंगेज़ ने विक्टर को हैरान कर दिया। मैं मस्जिद तक नहीं जा सका। उसने विक्टर को तमाम तर वाक़या सुना दिया और कहा कि अगर मैं शराब पिए हुए ना होता तो मैं उस औरत से जुदा होने के बाद भी जा सकता था। फिर तुम कोशिश करो कि आइंदा शराब ना पियो। विक्टर ने उसे कहा, अगर उस औरत को अपने हाथ में रखने के लिए उसके कहने पर 2 घूंट पी ही लिए थे तो तुम्हें अपने फ़र्ज़ से कोताही नहीं करनी चाहिए थी। इमाम तुम्हारे इंतज़ार में परेशान हो रहा होगा। दिन के वक्त जाना ठीक नहीं। आज रात ज़रूर जाना। विक्टर ने उसे पूछा, तुम मनाड़ी नहीं हो चंगेज़? खुद समझ सकते हो कि उस औरत की नीयत क्या है और क्या वो तुम्हारे साथ दिली मोहब्बत करती है? तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही? मैं इतना कच्चा तो नहीं विक्टर भाई। चंगेज़ ने कहा, ये औरत मजलूम नज़र आती है। तुम दिल से उसे चाहने लगे हो? हाँ विक्टर, चंगेज़ ने जवाब दिया। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। दिल में उतर जाने वाली पाँव की जंजीरें भी बन जाया करती हैं चंगेज़। विक्टर ने कहा, मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ कि सबसे मुकद्दम और मुकद्दस फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ और मोहब्बत के दरमियान, नशे और होश के दरमियान, ईमान और सफली जज्बात के दरमियान कोई दीवार नहीं होती जिसे फलंगना दुश्वार हो। बाल जैसी बारीक एक लकीर होती है जो ज़रा सी लफ्ज़े से नज़र से ओझल हो जाती है और इंसान इधर से उधर चला जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि उससे राज लेते लेते तुम अपने आप को उसके आगे बेनकाब कर दो। राशिद चंगेज़ ने कह कहा लगाया और विक्टर की रान पर हाथ मारकर बोला, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। और याद रखो, विक्टर ने कहा,
شراب کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، جو صفات شیطان میں ہیں وہ شراب میں ہیں، اس کا عادی نہ ہو جانا۔ امام تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ میں رات کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، آج رات آؤں گا۔ چنگیز نے کہا، بازار چلے جاؤ۔ وکٹر نے کہا، ان کے 2-4 ساتھی بازار میں دکاندار تھے، معمولی سی پیغام رسانی ان کی معرفت ہو سکتی تھی، اہم اور نازک راز انہیں نہیں دیے جاتے تھے۔ وکٹر خود ہی بازار چلا گیا اور ایسے ایک آدمی سے مل کر آ گیا۔ اگلی رات چنگیز اپنے کام سے جلدی فارغ ہو گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے وردی اتاری، دوسرے کپڑے پہنے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ عورت اسے اچانک مل گئی تو داڑھی کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ امام سے مل کر واپس اسی جگہ آ جائے گا جہاں عورت سے ملنا تھا۔ وہ اسی راستے سے گیا۔ یہی راستہ محفوظ تھا اور چھوٹا بھی تھا۔ وہ اس جگہ داخل ہو گیا جہاں سبزہ پودے اور درخت تھے۔ وسط میں گیا تو اسے مانوس سایہ ایک طرف سے آتا نظر آیا۔ فوراً ہی اس کے سامنے آ گیا اور بولا، آج تم جلدی کیسے آ گئے ہو؟ اور تم یہاں اتنی جلدی کیوں آن کھڑی ہوئی تھی؟ چنگیز نے پوچھا، میں کسی کام سے جا رہا تھا، واپس یہیں آنا تھا۔ اگر کام ضروری ہے تو جاؤ۔ عورت نے کہا، میں ساری رات تمہارا یہی انتظار کروں گی، اب تو میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکوں گا۔ چنگیز نے کہا۔ اس نے سوچا کہ یہ عورت آخر سلیبی ہے، اس کے دل میں اپنے آقا کے خلاف نفرت ہو سکتی ہے، اپنی قوم اور سلیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ چنگیز یہ خدشہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ امام کی طرف گیا تو یہ عورت کسی اور شک کی بنا پر اس کے پیچھے نہ چل پڑے۔ چنانچہ اس نے محبت کی شدت کا اظہار کر کے آگے جانا منسوخ کر دیا۔ وہ جب وہاں سے اٹھے تو ایک دوسرے کے دل میں پوری طرح سما چکے تھے۔ میں امام تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اس عورت سے کچھ نئی معلومات لے آیا ہوں۔ چنگیز نے وکٹر کو بتایا کہ وہ میرے جال میں آ گئی ہے اور میرے ہاتھ میں کھیلتی رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی اس کے جال میں آ گئے ہو۔ وکٹر نے کہا، تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ اس کا تیر تمہارے دل میں اتر گیا ہے۔ اسے کب بتاؤ گے کہ تم مسلمان ہو اور یہاں جاسوسی کے لیے آئے تھے؟ مصر کی سرحد میں داخل ہو کر چنگیز نے جواب دیا، یا اسے تھوڑے ہی بتا دوں گا۔ چنگیز محبت کے نشے میں سرشار تھا۔ وہ سلیبیوں کا راز معلوم کرنے کے لیے جس قدر بیتاب تھا، اس سے زیادہ بے چین اس عورت سے ملنے کے لیے تھا۔ اس شام اسے اچانک بتایا گیا کہ چند ایک سلیبی حکمران اور ان کے اعلیٰ کمانڈر آ رہے ہیں۔ ریمانڈ میزبان تھا۔ اس نے شراب کی محفل کا اہتمام کیا تھا۔ وکٹر اور چنگیز خاص طور پر سرگرم اور مستعد تھے۔ اس دعوت کے لیے انہوں نے کھانا پیش کرنے کے ملازموں کا باقاعدہ انتخاب کیا تھا۔ اس محفل میں سلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی موجود تھا۔ شراب کا دور چلنے لگا اور حملے کی باتیں ہونے لگیں۔ اب کے جو باتیں ہو رہی تھیں وہ تجاویز نہیں بلکہ فیصلہ کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ان میں پلان کا خاکہ بھی تھا اور ان باتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ کچھ جلدی کیا جائے گا۔ ہرمن سے اس کے محکمے کی سرگرمیوں کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے بتایا کہ جہاں جہاں صلیبی فوج ہے وہاں محکمے کو سرگرم کر دیا گیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کا سراغ لگا کر انہیں پکڑا جائے۔ تریپولی میں جہاں صلیبی فوج کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا تھا، جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے خصوصی انتظامات کر دیے گئے، اور ہرمن نے بتایا کہ یہاں جاسوسوں کے ایک گروہ کا سراغ ملا ہے، اس گروہ کو بیکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہرمن نے کہا، صرف ایک آدمی پکڑا گیا تو اس کے ذریعے پورے گروہ کا سراغ مل جائے گا۔ قاہرہ کے جاسوسوں کو ہدایات بھیج دی گئی ہیں، ادھر سے کل ہی ایک آدمی آیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بھرتی اور ٹریننگ تیز کر دی ہے اور وہ یروشلم کی طرف پیش قدمی کا ارادہ رکھتا ہے۔ صلیبیوں کے اجلاس میں چنگیز اور وکٹر کو اتنی معلومات حاصل ہو گئیں کہ اگر یہی قاہرہ پہنچا دی جائیں تو سلطان ایوبی کے لیے کافی تھیں۔ اسے یہ اطلاع بہت جلدی ملنی چاہیے تھی کہ صلیبین قریب پیش قدمی کر رہے ہیں اور ان کا رخ حوران اور حلب کی طرف ہے۔ محفل برخاست ہوئی۔ چنگیز اور وکٹر آدھی رات کے بعد فارغ ہوئے۔ چنگیز کو امام کے پاس جانا تھا۔ اس نے ہر رات کی طرح کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ آج رات چونکہ بہت دیر ہو گئی تھی اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ عورت اسے راستے میں مل جائے گی۔ وہ اطمینان سے باہر نکل گیا۔ اس کی توقع غلط ثابت ہوئی۔ وہ اس سرسبز جگہ سے گزر رہا تھا کہ عورت نے اسے روک لیا۔ چنگیز نے یہ بھی نہ سوچا، نہ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، اسے کہاں سے دیکھ لیتی ہے۔
वो तो मालूम होता था जैसे उसी जगह कहीं रहती थी जहाँ उसे चंगेज़ के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो बहरा जाती हो। चंगेज़ ने इस पर गौर न किया। उसे दरअसल गौर करने की मोहलत ही नहीं मिलती थी। मुझे पनाह में ले लो, औरत ने जज्बात से लरसती हुई आवाज़ में कहा। देखने वाले मुझे शहजादी और मलका समझते हैं, मगर मेरी ज़िंदगी ऐसा जहन्नम है जिसे तुम करीब से देखो तो सर से पांव तक कांप उठो। मैं मुसलमान माँ बाप की बेटी हूँ। मेरी खूबसूरती ने मुझे ऐसी अजियत में डाला है जो बढ़ती जा रही है। 15 साल की उम्र में मेरे बाप ने मुझे एक अरबी ताजर के हाथ फिरौत किया था। 1 साल बाद उस ताजर ने मुझे तोहफे के तौर पर एक सलेबी अफसर के हवाले कर दिया। थोड़े अरसे बाद वो लड़ाई में मारा गया। मैं भाग गई मगर जाती कहाँ। एक ईसाई ने मुझे पनाह दी। वो मुझे सलेबी फौज के बहुत ऊंचे रुतबे के अफसरों को चंद दिनों के लिए दाश्ता के तौर पर देता था। मेरी रसोई हुक्मरानों और सबसे बड़े ओहदों के कमांडरों तक हो गई। उन्होंने मुझे जासूसी की तरबियत देकर एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक बार मुझे बगदाद में भेजा गया था। वहाँ नूरुद्दीन जंगी के एक सलार को उसके खिलाफ करना था। मैंने यह काम खुश असलूबी से कर लिया था। मैं अगर अपने जासूसी के कारनामे तुम्हें सुनाने लगूं तो तुम हैरान रह जाओगे और शायद यकीन भी ना करो। ऐसे किस्से बड़े लंबे हैं। इसी दौरान उस कमांडर ने मुझे दाश्ता रख लिया। यह मेरी हर फरमाइश पूरी करता था। मैं उसके साथ अकरा में थी। वहाँ इत्तफाक से एक मुसलमान जासूस से मुलाकात हो गई। वो दमिश्क से आया था। उसका नाम क्या था? चंगेज़ ने पूछा। नाम बता दूंगी तो तुम्हारे किस काम आएगा? औरत ने कहा। तुम उसे जानते तो नहीं। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे आगे ऐसा राज फांश कर रही हूँ जो मुझे कैद खाने में भिजवा सकता है, जहाँ इंसानी दरिंदे मुझे अजियतनाक तरीकों से हलाक करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ मरना पसंद करूंगी। मैं कह रही थी कि दमिश्क का जासूस पकड़ा गया और उसे तहखाने में डाल दिया गया। मैं बहुत बड़े अफसर की चहीती दाश्ता थी। मैं उस जासूस का तमाशा देखने तहखाने में चली गई। उसे ऐसी ज़ालिमाना अज़ीज़ें दी जा रही थीं कि मुझ पर गशी तारी होने लगी। उससे पूछ रहे थे कि उसके दूसरे साथी कहाँ हैं और उसने अब तक कौन सा राज मालूम किया है। उसकी पीठ से खून बह रहा था और उसका चेहरा नीला हो गया था। फिर भी वो कह रहा था कि मेरी रगों में मुसलमान बाप का खून दौड़ रहा है। अपने किसी साथी के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। मेरी रग रग बेदार हो गई। मेरी रगों में भी मुसलमान बाप का खून दौड़ रहा था। मेरे अंदर एक इनकलाब जलजले की तरह आया और मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इस मुसलमान को इस तहखाने से निकालूंगी। मैंने अपने आका का ओहदा और 3-4 टुकड़े सोना इस्तेमाल किया और एक सुबह मेरे आका ने मुझे यह खबर सुनाई कि तहखाने से मुसलमान जासूस फरार हो गया है। इस बूढ़े को मालूम नहीं था कि वो तहखाने से फरार नहीं हुआ था। मैंने उसे वहां से निकलवा कर ऊपर के हिस्से में मुंतकिल कर दिया था। जिस वक्त मेरा आका मुझे उसके फरार की खबर सुना रहा था, उस वक्त मफरूर जासूस इसी शहर में मौजूद था। मैंने अपने एक मुसलमान मुलाजिम से उसके छुपने का बंदोबस्त करा लिया था। यह जासूस मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुतालिक बातें सुनाया करते थे। मैं उसे फरिश्ता समझती हूँ। मेरे दिल में यही एक ख्वाहिश है कि अपनी कौम के लिए कुछ करती रहूँ और एक बार सुल्तान अयूबी की ज़ियारत करूँ। अब मैं इस कमांडर के साथ यहाँ आ गई हूँ। सलेबी बड़ी ही ज़्यादा ताकत से मुसलमानों पर फौज कशी कर रहे हैं। मुझे उनके तमाम राज मालूम हो चुके हैं। अब मुझे किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो अयूबी का जासूस हो। तुमने इतनी दिलेरी से यह राज क्यों फाश कर दिया है? चंगेज़ ने उससे पूछा। तुम अगर वाकई जासूस हो तो बिल्कुल अनाड़ी हो। तुमने मेरी मोहब्बत पर एतमाद किया है। अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैं तुम्हारी निस्बत सलीब से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मेरी वफादारी सलीब के साथ है तो क्या करोगी? अक्लमंद जासूस अपने फ़र्ज़ पर अपने बच्चों की मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया करते हैं। मैं तुम्हें हकीकत बता दूं तो तुम मान जाओगे कि मैं अनाड़ी नहीं हूँ। औरत ने कहा। मैंने यकीन कर लिया था कि तुम में सही नहीं हो। तुम मुसलमान और मिस्र के जासूस हो। राशिद चंगेज़ चौंका, जैसे इस औरत ने उसे डस लिया हो। शराब का नशा और रोमान अंगेज जज्बात का खुमार यूं उतर गया जैसे कमान से तीर निकल गया हो। उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसने महसूस किया जैसे उसकी ज़बान अकड़ गई हो। उसे औरत की दबी दबी हंसी सुनाई दी। औरत ने कहा कि कहो मैं अनाड़ी हूँ। चंगेज़ के लिए जवाब देना महाल हो गया। अगर ये औरत वाकई मुसलमान थी तो क्या चंगेज़ को इस पर अपना आप जाहिर कर देना चाहिए था? तरीका यह था कि एक गिरोह के जासूस अपने ही मुल्क के जासूसों के दूसरे गिरोह से भी बेगाना रहने की कोशिश करते थे।
چنگیز کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کس پائی کی جاسوس ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ دوگلا کھیل کھیل رہی ہو۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلطان ایوبی نے سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی عورت کو کہیں جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے۔ اگر یہ عورت جاسوسی کر رہی تھی تو اپنے طور پر کر رہی ہوگی۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی تھی کہ جاسوسوں کو معلومات پہنچا دیتی تھی۔ ایسی عورت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ عورت نے پوچھا۔ کہہ دو میں نے غلط کہا ہے۔ تم نے بالکل غلط کہا ہے، راشد نے جواب دیا، اور تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیسی مشکل؟ یہ کہ میں تمہیں گرفتار کرا دوں یا محبت کی خاطر خاموش رہوں؟ چنگیز نے کہا، میں عیسائی ہوں اور پکا صلیبی ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھے تھے۔ عورت نے اپنے زانوں کے نیچے سے کچھ نکالا اور یہ چنگیز کی گود میں رکھ کر کہا، یہ رہی تمہاری مصنوعی داڑھی۔ کل جب تم میرے پاس تھے تب یہ تمہارے چوگے کی جیب سے نکال لی تھی اور پھر جیب میں ہی ڈال دی تھی۔ آج بھی نکال لی ہے۔ چنگیز اس کے حسن اور اس کی محبت اور شراب کے نشے میں ایسا گم ہو جاتا تھا کہ اسے ہوش نہیں رہتی تھی۔ میں نے ایک رات یہ داڑھی تمہارے چہرے پر دیکھی تھی، عورت نے کہا۔ تم اس داڑھی میں کمرے سے نکلے تھے۔ مصنوعی داڑھی سے تم نے کیسے یقین کر لیا کہ میں جاسوس ہوں؟ تم جس انداز سے مجھ سے فوجوں کی آمد و رفت کی باتیں پوچھ رہے ہو، یہ انداز جاسوسوں کا ہے۔ عورت نے کہا، تم نے مجھے جن سوالوں کے جواب لانے کو کہا تھا وہ کوئی اور نہیں پوچھ سکتا۔ کسی عام آدمی کے ذہن میں ایسے سوال آتے ہی نہیں، اور شراب سے انکار صرف مسلمان کر سکتا ہے۔ تم مجھ سے ڈر رہے ہو۔ کیا تمہارا دل نہیں مان رہا کہ میں مسلمان ہوں؟ ہم دونوں ایک منزل کے مسافر ہیں۔ کہو تو میں تمہارے جاسوس ہونے کے کئی اور ثبوت پیش کر دوں۔ میں تمہاری حفاظت کروں گی، اور میں نے یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ ہم دونوں بہت قیمتی راز اپنے ساتھ لے کر یہاں سے اکٹھے نکلیں گے۔ اگر یہ راز قاہرہ بر وقت نہ پہنچا تو حوران، حلب، حماد، دمشق اور بغداد تو صلیبیوں کے سیلاب میں ہی ڈوب جائیں گے۔ مصر کو بچانا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ سلطان ایوبی بالکل بے خبر ہے۔ وقت ضائع نہ کرو۔ میں یہاں سے اکیلی نہیں نکل سکتی، تمہارا ساتھ ضروری ہے۔ میں تمہیں ساتھ لے کر سیر کے بہانے شہر سے نکل سکتی ہوں۔ تم میرے محافظ ہوگے اور کوئی بھی ہم پر شک نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔